हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज बात करने वाले हैं। वो है इग्नू एग्ज़ाम्स के बारे में। इग्नू एग्ज़ाम्स, जैसा कि आप लोग को पता है, मास्टर्स का जो पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है वो लाइनअप है। उसमें से जो है आपको पहला पेपर जो है वो डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट पे है, ठीक है। दूसरा पेपर आपको थियरी पे है, पॉलिटिकल थियरी पे, राइट। उसके बाद आईआर है एंड देन लास्ट में सीपी है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, राइट। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपके मास्टर्स के जितने भी पॉसिबल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं और टॉपिक्स हैं उसको मैंने कवर किया है एक वीडियो में। एक वीडियो, एक सब्जेक्ट के एक वीडियोज़ आएँगे। और वो मतलब मैं तो एक्सप्लेन करूँगा इसको, और आपको जो पीडीएफ उसके हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होंगे, है ना। और अगर आप पीडीएफ अवेल करना चाहते हैं तो आप इस इंस्टाग्राम आईडी पे आप हमें डीएम कर सकते हैं फॉर द पीडीएफ, राइट। तो आप डायरेक्ट सर्च करेंगे 794, तो आपको एक आईडी मिल जाएगा। तो आप उसको वहाँ से डीएम करके आप ले सकते हैं। तो ये जो कंटेंट है वो काफ़ी, चूँकि हम लोग राइट नाउ लाइक वी आर परस्यूइंग पीएचडी फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और हमारी टीम, मतलब हम अपने जो दोस्तों के साथ मिलकर ये कंटेंट प्रिपेयर किए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि मतलब मोस्ट प्रोबेबली इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे, राइट। तो सबसे पहले कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको कंटिन्यूटी बना रहे। आपको मतलब एनसी वेब, एसओएल और इग्नू के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। उसके साथ साथ उसके मटेरियल मिलते रहें, पॉलिटिकल साइंस के टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ्स के जो भी वैकेंसीज है आपको मिलते रहें। और भी कोई आपको गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आप उस वहाँ पर आपको सॉल्व आपका करवा दिया जाएगा आपके प्रॉब्लम का। तो टेबल ऑफ द कंटेंट, जैसे आप, मैंने सारे पीवाईक्यू एनालाइज किया है और लिखा, उसको जो है प्रिपेयर किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको, है ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टेबल ऑफ द कंटेंट में क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, इसको मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से डील किया। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को के आंसर के लिखने के ना 3-4 फॉर्मेट होते हैं। मैंने पहले उस फॉर्मेट के बारे में बात कर लेता हूँ, ओके। सो अगर आप एक एकेडमिक एस्पिरेंट है, अगर आप यूजी परस्यू कर रहे हैं या पीजी परस्यू कर रहे हैं, तो आप किसी भी आंसर को कैसे लिखें, राइट। तो सबसे पहले कि जैसे आपको लोगों को पता है कि इंट्रो होना चाहिए, राइट, परिचय। और वो जो हमारा परिचय है ना, परिचय जो है, हाँ, वो परिचय काफ़ी रोबस्ट होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि लेट्स से हम फर्स्ट क्वेश्चन डील कर रहे हैं कि क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, तो आइए इसको हम लोग कैसे डील कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि यार ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट है क्या होता है और ये कैसे जो है चीज़ों को जो है इम्पैक्ट डालता है ना। तो आइए देख लें मैंने इसको किस तरीके से डील करा है। तो द पॉलिटिकल इकोनॉमी, मैं एक बार हाइलाइटर ले लेता हूँ। पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज हाउ पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड इंस्टीट्यूशंस टुगेदर शेप अ कंट्रीज डेवलपमेंट। तो एक मतलब जो किसी देश का जो राजनीति अर्थव्यवस्था है, वो किसी उस देश का कैसे डेवलपमेंट में वो भागीदारी निभाता है, वो कैसे जो है पॉलिटिक्स को, राइट, इकोनॉमिक्स को, इंस्टीट्यूशन को एक साथ लाकर कैसे इस एक देश के डेवलपमेंट को बढ़ाता है। तो यहाँ पर जैसे आप ये तो हो गया, बट यहाँ पर मैंने वैल्यू एडिशन के लिए मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर्स को नोट किया है जो इससे एसोसिएटेड है, राइट। जैसे एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है अतुल कोहली। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो अतुल कोहली के बारे में जानते होंगे। तो उन्होंने अपने बुक स्टेट डायरेक्टेड डेवलपमेंट में इम्फसाइज क्या किया, उन्होंने क्या बताया है कि कैपेबल एंड डेवलपमेंट स्टेट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ। मतलब अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति को हमें उस व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है, तो एक स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है वहाँ पर उसकी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में। और अगेन अगर आप बात करें इस यहाँ पर अमर्त्य सेन, तो कैपेबिलिटी अप्रोच के लिए जाने जाते हैं अमर्त्य सेन, इसको भूल नहीं सकते हैं आप। उन्होंने डेवलपमेंट एज फ्रीडम में मेंशन करा है कि डेवलपमेंट शुड एक्सपैंड पीपल्स कैपेबिलिटीज एंड फ्रीडम रादर देन ओनली इंक्रीज रेशनल इनकम। तो ये कह रहे हैं कि भाई तुम एक पर्सन को रेदर देन गिविंग फेस, यू शुड बी
फोकसिंग ऑन हाउ टू फिश और फिशिंग, राइट? कि एक व्यक्ति है तो उसको आप मछली प्रोवाइड करवाने के बजाय उसको ये सिखाइए कि भाई मछली पकड़ते कैसे हैं। तो अमर्त्य सेन इस बात पे फ़ोकस करते हैं। कैपेबिलिटी अप्रोच भी मोर और लेस इस बात पे मतलब जो है फ़ोकस करता है। द विजन्स ऑफ पीईडी इज़ रिफ्लेक्टेड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन आर्टिकल 38 एंड 39। तो ये अब देखिए, यहाँ पर अगर आप इस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया, राइट, तो आपका जो इंट्रोडक्शन एक रोबस्ट हो गया, चाहे वो कॉपी एक मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चेक कर रहे हो, चाहे आप मतलब यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी स्टेट पीसीएस का कर रहे हो और वहाँ पर आंसर राइटिंग लिखना है। तो अगर आप इस फ्रेमवर्क को पकड़ेंगे, चाहे वो किसी एकेडमिक आप आंसर्स को लिख रहे हो, तो अगर इस फ्रेमवर्क को पकड़ लेंगे ना, तो आपको मतलब मैक्सिमम जो मार्क्स मिल सकते हैं, वो आप गेन कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ दिस इंट्रोडक्शन, राइट? और उसके बाद देखिए, जैसा कि ये मैंने शॉर्ट इसलिए रखा है क्योंकि जैसे आप मतलब आपके जो इग्नू के पेपर है उसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे, राइट? 2 पार्ट्स में। तो एक पार्ट में 5 क्वेश्चन रहेंगे, दूसरे पार्ट में 5 क्वेश्चन रहेंगे, है ना? और आपको 5 क्वेश्चन ही करने हैं। 5 क्वेश्चन में आपको क्या है कि एक-एक मतलब दोनों में से क्वेश्चन मैंडेटरी होने चाहिए। ये ऐसा है। तो कहने का अभिप्राय क्या है और आपको लिखने हैं उसको 500 वर्ड्स में 1 क्वेश्चन को। तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने इसको ये कोशिश किया है कि 250 वर्ड में एक माइंड मैप की तरह आपको कंटेंट डिलीवर कर दें, बाकी उसको एक्सपैंड करके 500 वर्ड्स में आप इज़िली लिख सकते हैं, राइट? अब आते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो आपको बात यहाँ से स्टार्ट कर देनी है कि आप जो हमारा 1950 से 1991 तक का डेवलपमेंट क्या है, तो आप बात कर सकते हैं यहाँ पर 5 ईयर प्लान की, राइट? जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, तो वहाँ पर जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, वहाँ पर बात की जा रही थी कृषक विकास के बारे में, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। उसके बाद जो सेकंड 5 ईयर प्लान आई, राइट? फर्स्ट बात करती है एग्री बेस्ड चीज़ों के लिए। उसके बाद जो सेकंड आती है, वो बात करती है हमारे किस पे? इंडस्ट्री पे फोकस करती है, राइट? उसके बाद अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में मोर और लेस दोनों पर फोकस किया जाता है। फोर्थ की बात करें तो थोड़ा इंस्टीट्यूशनल और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की धीरे-धीरे बात करने लगती है। फिफ्थ, सिक्स्थ में ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशंस और सारी तमाम सारी मतलब उसके बाद फिफ्थ, सिक्स्थ में पॉवर्टी, गरीबी हटाओ वगैरह-वगैरह का इन लोग का मुख्य फोकस रहता है। तो आप उसको एक बार देख लेंगे। आप उसको एक बार मेंशन कर दीजिए कि यार फर्स्ट 5 ईयर प्लान का हमारा मोर और लेस ये आइडिया है। तो आप इसको तो 1-2 पैराग्राफ में ऐसे ही खींच सकते हैं, राइट? तो आप उसको लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991 ऑनवर्ड्स, तो जो हमारा नई आर्थिक नीति थी 1951 के बाद जो आई थी, 1991 में सॉरी, वीपी सिंह के सरकार में, और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो वहाँ के उस समय की फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे। तो उन्होंने जिस तरीके से मतलब हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सँभाला वो अपने-अपने काबिल-ए-तारीफ़ है। बट दो उस चीज़ को हम मेंशन करेंगे, है ना? मार्केट्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन व्हाइल इन रिटेनिंग वेलफेयर कमिटमेंट्स, मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि भाई आपको यहाँ पर आप एलपीजी के बारे में मेंशन कर दीजिए, है ना? 1-2 पैराग्राफ ऐसे ही आपको इंक्रीज़ हो जाएगा उसमें, तो यू कैन मेंशन दैट थिंग आल्सो। इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम सच एज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन, रूरल एम्प्लॉयमेंट, सोशल सिक्योरिटी एम टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। तो जिस तरीके से अभी बहुत सारे आप इसमें मेंशन कर सकते हैं मनरेगा के बारे में, दो उसका नाम अभी चेंज हो गया है, जी राम जी हो गया है, जी राम जी, राइट? जी राम जी हो गया, आप उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं मनरेगा के बारे में, और इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे बिहार में एक जीविका मिशन चल रहा है, राइट? जीविका मिशन वो भी एक तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप है। तो ये सारी इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं जो एक तरीके से इंक्लूसिव डेवलपमेंट और जो डिस्पैरिटी है उसको कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच। ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच एचडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंतर्गत ये आती है। फोकस ऑन एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, स्किल डेवलपमेंट अलोंगसाइड इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पर अगर आप बात कर सकते हैं तो बात कर दीजिएगा इनके अमर्त्य सेन के बारे में, ठीक है? सेन जी के बारे में, महबूब उल हक, है ना? महबूब उल हक जिसके बारे वो एक एचडीआई के पायनियर माने जाते हैं, है ना? तो उन लोगों के बारे में मेंशन कर सकते हैं, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से आप वैल्यू एडिशन करते जाएँगे ना तो एग्ज़ाम में, और अंडरलाइन करते जाइए, है ना? मकबूल उल हक के बारे में उनके बुक लिख दिए कुछ, सब और उसके बाद अंडरलाइन कर दीजिए, तो एग्ज़ामिनर देखेगा तो लगेगा कि यार ये बच्चा जो है हवाबाज़ी नहीं कर रहा है। इन्होंने काफ़ी तरीके से पढ़ा है और ये एविडेंस के बेसिस पे बात कर रहा है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मैंने हर एक क्वेश्चन को कोशिश किया है कि कंटेम्परेरी रिलेवेंस से उसको ऐड ऑन किया जाए। तो जैसे रिसेंट जो इनिशिएटिव सच एज़ डिजिटल इंडिया, पीएम गति शक्ति, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, है ना? और जितने सारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जो हमने लक्ष्य रखा है 2030 तक, उसको
द गवर्नमेंट्स एफर्ट टू कंबाइन इकोनॉमिक ग्रोथ विद द इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो इस तरीके से जो है ये सारे एक तरीके से माध्यम है कि हम एक जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट को ला सके। बट यहाँ पर कुछ क्रिटिकल एनालिसिस भी लिख देना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। दो यू आर ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते आपकी एक जिम्मेवारी ये बनती है कि कोई भी आंसर लिखिए तो आप उसमें एक क्रिटिकल एंगल एक पैराग्राफ में जरूर डाल दें, चाहे वो मतलब 2 वर्ड्स का हो, मतलब 2 सेंटेंस का हो, 3 4 5 या फिर एक पैराग्राफ या 1 से 2 पैराग्राफ भी हो सकता है। तो आप उसके क्रिटिकल एनालिसिस को जरूर मेंशन करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। Right. So, despite significant progress, India continues to face major institutional and structural challenges, and that is persistent economic and regional inequalities है, right, under development और unemployment है, unequal access of quality primary education। देखिए यहाँ पर बात करना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि देखिए अभी हमारा जो एलिमेंट्री एजुकेशन है ना उस पर अगर बहुत अच्छे से काम हो गया है ना, मूलभूत शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन पे, क्योंकि जो अ, जो इनइक्वालिटी है वो स्टार्ट वहीं से होती है। क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा? जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो एक किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, उसके पास रिसोर्सेज का अभाव है, उसके वो मेंटर करने के लिए अवेलेबल नहीं है कोई। कोई दूसरा व्यक्ति है जिसके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, राइट? उसके पास सारे एक मेंटर करने के लिए भी आते हैं, तो उनको एक पर्सनल गाइडेंस मिलता है। तो दोनों में जब एक बच्चा एक किसी इंस्टीट्यूशन में जाएगा तो उसके बैकग्राउंड का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, फिर वो कहीं न कहीं लैग करता है। तो अगर हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन एक बराबर सरफेस पर ला दिया जाए, तो फिर हमारा मतलब एक तरीके से जो रिज़र्वेशन का कांसेप्ट है, जिस पे आए दिन डिबेट होते रहते हैं कि अरे मतलब जो जनरल वाले उसके साथ तो एक तरीके से अन्याय हो रहा है और बाकी सारे अदर कम्युनिटी है जैसे एससी-एसटी हो सकते हैं, वो महिलाएँ हो सकती हैं, वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो सकते हैं, वो ओबीसी हो सकते हैं, ईबीसी हो सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि भाई आप एलिमेंट्री एजुकेशन को जब सरफेस पे ला देंगे, ये गलती किसी की भी नहीं है, ना अनरिज़र्व कैटेगरी की है, क्योंकि अगर आप देखिए अनरिज़र्व कैटेगरी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इकोनॉमिक क्राइसिस से जो गुजरते हैं, राइट? तो इसलिए 10% रिज़र्वेशन जो है ईडब्ल्यूएस के लिए भी दिया गया है, व्हिच व्हिच इज़ वेरी गुड, क्योंकि इस चीज़ को इंक्लूड किया जाना चाहिए। बाकी और जो है ओबीसी कैटेगरी है, राइट? एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडीज़ कैटेगरी है। तो ये सारे जो कैटेगरी है इन लोग को रिज़र्वेशन भी दिया जाता है और बाकी सारी चीज़ें। तो एक तरीके से इंक्लूसिव डेवलपमेंट को कि हर एक कैटेगरी, हर एक समुदाय बच्चों को जो हास्यकरण का शिकार पहले से रहे हैं, उनको एक मुख्य धारा से जोड़ा जाए, मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए, राइट? उन ये है। एंड देन हमारा कंक्लूजन, ये सारे पॉइंट्स को लिखने के बाद क्या है कि हमारा एक कंक्लूजन आ जाता है कि इंडियाज़ पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट्स अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन market reforms and social justice. Sustainable development requires strong institutions, inclusive governance, and equal opportunity for all citizens. और यहाँ पर कोट भी कर देना अमर सिंह की, कि अमर सिंह कहते हैं कि डेवलपमेंट इज फ्रीडम, कि किसी भी व्यक्ति को आज़ादी चाहिए तो उसको उसके साथ उसको विकास से जोड़कर देखा जाना चाहिए। देयरफॉर इंडियाज फ्यूचर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी शुड कंबाइन रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ with social equity, democratic participation, and environmental sustainability to realize the constitutional version of justice, equality and dignity of every citizen. So that's it. अगर मान लीजिए कि ये आपको क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और ये लिख दिए ना, तो मतलब ये मानिए कि 70 से 80% जो एक क्वेश्चन का जितना मार्क्स होता है उसके 70 से 80% तक आप आराम से इजीली उसको कवर कर पाएंगे। इसी तरीके से मैंने जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं पीवाईक्यू के बेसिस पे उसको मैंने सब एनालाइज किया है। तो इसको आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट है, बाकी हम क्या है ना कि सारे को डिस्कस पूरे डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग वीडियोस हो जाएंगे। लॉन्ग वीडियो होने के नाते क्या है कि मुझे और भी अदर सब्जेक्ट्स के भी अपलोड करने हैं, अलग अलग मीडियम्स के करने हैं, सो दैट मैं उस चीज़ को एक तरीके से कंटिन्यूटी में कर पाऊँ, राइट? तो इसके लिए बाकी आप इसको एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा। मैं मेजर मेजर चीज़ हाईलाइट कर दूंगा कि भाई उसमें है क्या, और फिर आप पीडीएफ के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, इंस्टा पे, राइट? मैंने इनिशियली बता दिया कि मेरा इंस्टा आईडी क्या है और वहाँ पर आप इसको अवेल कर सकते हैं। और ये जो पीडीएफ होगा वो फ्री होगा, तो इसमें कोई कॉस्ट आपको देना नहीं है ना? चलिए आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। अब यहाँ पर कह रहा है कि क्रिटिकली एनालाइज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन इंडिया विद द रेफरेंस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज एंड एथनिसिटी। अब देखिए,
तो यहाँ पर बात आ गई है कास्ट की, रिलीजन, लैंग्वेज एंड एथनिसिटी की। तो कास्ट की बात आ रही है तो आप यहाँ पर ना रजनी कोठारी को मेंशन, मतलब ऐसा नहीं है कि आप रजनी कोठारी को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनका जो बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से कास्ट के डायनेमिक्स को स्पेशली इंडिया के पर्सपेक्टिव से उनको उनको काफ़ी एनालाइज करके डिस्कस करा है कि हाउ कास्ट वर्क्स इन इंडिया, है ना? तो उसको आइए डिस्कस करते लेते हैं थोड़ा बहुत कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स रेफर टू political mobilization based on shared identities such as caste, religion, language, ethnicity, or region. Rather than purely on ideological और इकोनॉमिक इश्यूज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट जैसे रजनी कोठारी जो हैं वो अपने बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया में वो बताते हैं कि जो सोशल आइडेंटिटीज है सिग्निफिकेंटली सेव करता है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंटली वो सेव करता है भारतीय डेमोक्रेटिक एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को, राइट? जैसे यहाँ पर कह रहा है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड सोशल डिविजन्स if exploited for immediate political gain। द इंडियन इसके देखिए यहाँ पर मैंने दोनों चीजों को बता दिया कि मतलब कि ये रजनी कोठारी जैसा बताते हैं कि सोशल आइडेंटिटी सिग्निफिकेंटली शेप इन इंडियाज डेमोक्रेटिक या फिर डेमोक्रेसी या फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को तो सेव करता है। इसके साथ-साथ भी ये जो है रिप्रेजेंटेशन भी प्रोवाइड करवाता है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का, बट इसके साथ-साथ जो है सोशल डिवीजन को भी बढ़ाता है। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और वो रीजनलिज्म के बेसिस पे किसी भी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स सोशल डिवीजन होंगे, राइट? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स इक्वालिटी, आर्टिकल यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा, कल्चरल राइट 29-30 आर्टिकल्स हैं, एमिंग टू बैलेंस डाइवर्सिटी विद द नेशनल यूनिटी। और यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किया कि कास्ट पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स क्या है, आप उसमें क्या लिखेंगे। रिलीजियस पॉलिटिक्स के बारे में आएगा तो आप मतलब डोंट फॉरगेट टू मेंशन सीए अमेंडमेंट एक्ट, राम मंदिर इशू, बिकॉज दिस इज द रिलीजियस पॉलिटिक्स, राइट? इसके बेसिस पे मोबिलाइज किया जाता है कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप वोट बैंकिंग के तहत उसको आप मतलब एक मोबिलाइज करें और अपने एक प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करें, सो दैट वो आपका एक परमानेंट वोटर बन जाए। उसके बाद लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स है, राइट? जैसे अगर स्टेट रिकॉग्नाइजेशन 1956 जो एक्ट था, वहाँ पर जो है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में बात की गई थी कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण कर रहा है। बहुत सारे इसमें अलग-अलग इंसिडेंट भी अवेलेबल है, राइट? डिबेट्स ऑन द हिंदी ऑकेजनली, मतलब यहाँ पर कहीं-कहीं भी साउथ वर्सेस नॉर्थ डिबेट भी चलता रहता है कि भाई जो नॉर्थ ब्लॉक है वो कहते हैं कि नहीं हिंदी एज़ अ नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए, बट ऑफ कोर्स लाइक और भी जितने स्टेट है उसकी अपनी एक मातृभाषा है वहाँ की। जैसे अगर साउथ की स्पेशली बात करें तो दे हैव देयर तेलुगु, मलयालम एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसकी भी अपनी एक इम्पॉर्टेंट डायनेमिक्स हो जाते हैं कि चलो उसको भी कैसे कंजर्व रखा जाए। तो खैर वो एक इशू के बारे में आप एक आर्गुमेंटेटिव आर्गुमेंट लिख सकते हैं। इथनिक पॉलिटिक्स में आप बात कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट कंसिस्टेंटली जो डिमांड कर रहे हैं ऑटोनॉमस बॉडी की। आप बोडो पीस एकॉर्ड के बारे में बात कर सकते हैं। बात कर सकते हैं जो अभी मणिपुर इंसिडेंट हुआ है ना, या फिर वो चले आते रहे हैं मैती और कुकी के बीच में। तो एक तरीके से ऑटोनॉमी के लिए बात की जाती है, तो उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था। क्रिटिकल एनालिसिस में आप डिस्पाइट सेविंग ऑल द थिंग्स आप बता सकते हैं। जैसे पॉल ब्रास यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर, जैसे पॉल ब्रास क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल एलिट्स ऑफन कंस्ट्रक्ट एंड मैनिपुलेट स्ट्रक्चरल आइडेंटिटी फॉर इलेक्टोरल एडवांटेज। मतलब जितने भी पॉलिटिकल एलीट है, सो कॉल्ड एलीट, मतलब उनके पास एक रिसोर्सेस पर कब्जा है, राइट? एक इंस्टीट्यूशन पे कब्जा है, तो वो मैनिपुलेट करते, कंस्ट्रक्ट करते हैं और मतलब किस चीज़ के लिए? तो इलेक्टोरल एडवांटेज के लिए, कि एक इलेक्टोरल एडवांटेज मिले और वो उस चीज़ को अलग-अलग चीज़ में यूटिलाइज़ करें। और लीडिंग टू रिकरेंट सोशल कॉन्फ्लिक्ट रादर दैन जेन्युइन ग्रासरूट एम्पावरमेंट। और वही फिर बात आती है कि वास्तविकता में अगर कोई एम्पावरमेंट करना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाता है और उनके पर्सनल बेनिफिट में चीज़ें चली जाती हैं। एंड देन कंक्लूड इसको करते हुए आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कोट करा है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस there lies at the base of the social democracy. Therefore, India's democracy must ensure that identity becomes a source
ऑफ एम्पावरमेंट, इक्वालिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन रादर देन कॉन्फ्लिक्ट। तो जैसे ये है ना कि बहुत रोबस्ट आंसर बन गया। तो ये अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिग्निफिकेंट ऑफ पीजन मूवमेंट। तो पीजन मूवमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके मेंस में भी, लाइक चाहे वो यूपीएससी हो या अदर स्टेट पीसीएस हो, तो उसमें ये पीजन मूवमेंट में प्रायः क्वेश्चन आते रहते हैं। इसको देखिए आप पहले तो डिस्क्राइब कर देंगे कि पीजन मूवमेंट होता क्या है, राइट, कैसे कैसे रहा है। तो मतलब यहाँ पर मैंने पॉलिटिकल एक साइंटिस्ट है डीएन दानगरे, उन्होंने कहा है कि पीजन मूवमेंट इन इंडिया 1920 to 1950 argues that peasant movements emerged primarily due to the oppressive land relation, high taxation and a structural exploitation by landlords. सिमिलरली जो ए आर देसाई है वो भी बताते हैं कि जो स्ट्रगल फॉर सोशल जस्टिस, एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए जो है पीजन मूवमेंट उभरा। और उसके बाद हम करंट सिनेरियो से जोड़ देंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑल्सो प्रमोट एग्रेरियन जस्टिस थ्रू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच इज आर्टिकल 38 39 में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डील करता है, राइट। और कहता है कि स्ट्रक्चरल रूरल इनक्वालिटीज जो है वो कम हो। अब आइए इसको इवेल्युएशन में कैसे जो इवॉल्व हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो आप पहले कॉलोनियल पीरियड के बारे में मेंशन कर देंगे। हाँ, आप पर्टिकुलर मेंशन भी कर सकते हैं, चंपारण सत्याग्रह के बारे में, खेरा सत्याग्रह हो गया, बारदोली हो गया, तेभागा हो गया, राइट, इसके बारे में। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज में आप बात कर सकते हैं जो आचार्य विनोबा भावे का जो भूदान आंदोलन चला, राइट, भारतीय किसान यूनियन के माध्यम से, प्राइमरली ऑन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर कमोडिटी प्राइस एंड इंस्टीट्यूशनल फार्मर्स है, इसके बारे में बात कर सकते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता सकते हैं कि जो पिजन मूवमेंट का किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स रहा है, वो इशू बेस्ड रहा है, वो मास ओरिएंटेड रहा है वहाँ पर। उसके बाद नॉन वायलेंट भी टू सम एक्सटेंट कभी कहीं कहीं देखा गया, कहीं कहीं नहीं भी देखा गया, वायलेंट इन नेचर भी था। तो ये सारी चीज़ें और कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस जैसे में आप दे सकते हैं जो 2020-21 में फार्मर प्रोटेस्ट हुआ लॉज उस पे, और रिसेंटली में जो अभी एमएसपी पे जो अभी 2024 में थोड़ा बवाल हुआ था, उस चीज़ को लेते हुए कि भाई जो किसान है वो आखिरकार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि सरकार चाह रही है कि किसानों की आय दुगनी हो, उसके जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधरे, तो ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? तो कहीं न कहीं तो समस्या है ना, कहीं न कहीं स्ट्रक्चरल समस्या है कि आप कहने के लिए कह रहे हैं कि हम किसानों की आय दूनी कर देंगे, बट हो नहीं रहा है। बट एनीवेज़ मतलब बेकिलिंग सरकार के भी बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं। उसके माध्यम से बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें अभी संरचनात्मक चेंज की आवश्यकता है कि किसानों को ज़मीनी स्तर तक चीज़ों को पहुँचे, सब्सिडी भी पहुँचे, दो पहुँच रहा है, बट फिर भी उस चीज़ हद तक हमें एक पर्टिकुलर जो है फंड एलोकेट करना पड़ेगा, सो दैट बहुत सारी चीज़ों को उसमें इनकलकेट किया जाए, राइट। उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस में मतलब ऑफ कोर्स जो मैंने अभी बात किया उस चीज़ को मेंशन करते हुए इस चीज़ को कर देंगे। एंड कंक्लूजन में देते हुए महात्मा गांधी को कोट आप तो लिख देंगे। बाकी महात्मा गांधी जो कहते हैं कि इंडिया लिव्स इन इट्स विलेज, भारत की आत्मा जो है वो गांव में बसती है। देयरफॉर empowering farmers through participatory governance, equitable development is essential for achieving social justice, absolute food security and inclusive economic growth। तो ये सब कर दीजिएगा, आपको नंबर बम बम आपको मिलेगा, बहुत ही अच्छा मिलेगा नंबर्स आपको। अब आते हैं इवेल्युएट द डिबेट ऑन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। ओके, तो बताइए डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट का जो डिबेट है वो कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुआ है और उसको हम लोग कैसे देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है, एक मिनट इसको इरेज करने दीजिए। हाँ, यहाँ पर जो हमारा है कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट fiercely debated issues in political science। क्यों? क्योंकि ये ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है कि भाई डेमोक्रेसी अगर किसी भी देश में सही होगा तो वहां पर डेवलपमेंट बहुत तरीके अच्छे तरीके से होगा, और जहां पर डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होगा वहां पर डेमोक्रेसी अच्छे होगा। तो एक तरीके से लाइक इट्स अदर वे अराउंड, मतलब बहुत अच्छा एक तरीके से को रिलेशन है, एक दूसरे पर निर्भरता है इनकी, इंटरडिपेंडेंसी वाली बात है, संपारुकता वाली इनके संबंध है, रिलेशन है, राइट। तो आइए देखते हैं। While democracy ensures political participation, public accountability, and protection of fundamental rights, development focuses on economic growth, social justice, and qualitative improvement in the life of citizens। परफेक्ट है।
अमर्त्य सेन को यहाँ पर और लिख देना है। बार-बार आप ना थिंकर्स को कोट कीजिए। कोट करने से क्या होगा ना कि एग्ज़ामिनर को पता चलेगा कि ये गाइस जो है वो पढ़ा है। तो उनका जो बुक है डेवलपमेंट एज़ फ्रीडम, वो कहते हैं कि डेवलपमेंट ही फ्रीडम है। Emphasizing political freedom, education and healthcare are essential component for the true development. On the other hand, Samuel Huntington जो है वो political order in changing societies में कहते हैं कि institutionalized political stability is one of essential प्रीरिक्विजिट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस तरीके से ये है कि एक दूसरे से डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट निर्भर करता है। अब आइए डेमोक्रेसी प्रमोट कैसे करता है डेवलपमेंट को, तो लोगों को पीपल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता है, अकाउंटेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स करते हैं ये लोग, लोगों के प्रोटेक्शन राइट को प्रोटेक्ट करते हैं और इंक्लूसिव वेलफेयर करके जो है डेमोक्रेसी डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। डेवलपमेंट कैसे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, तो अगर मान लीजिए कि किसी भी देश में हायर लिटरेसी लेवल है, प्राइमरी हेल्थ केयर अच्छा है ना, तो अवेयरनेस है, तो ऑफकोर्स वहां पर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो हमारा डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगा क्या, ये बात है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिड्यूसेस एक्सट्रीम पॉवर्टी, अगर आर्थिक विकास अगर होगा तो वहां पर ऑफ कोर्स जो है प्रचंड बेरोजगारी या फिर अत्यंत बेरोजगारी जो है, अत्यंत गरीबी है, सॉरी, वो धीरे धीरे एलिमिनेट होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे, और एनेबलिंग वल्नरेबल सेक्शन टू द एक्सरसाइज देयर डेमोक्रेटिक राइट्स मोर इफेक्टिवली विदाउट कोercion। तो ये सारी चीजें, सोशल डेवलपमेंट प्रोमोट्स इगैलिटेरियन वैल्यूज एंड डायरेक्टली स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक लोकल इंस्टीट्यूशन। सो ये चीजें हैं। और चैलेंजेस क्या है भाई, चैलेंजेस इन डेमोक्रेसी डेवलपमेंट में क्या है अभी, चैलेंजेस को मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिस्पाइट स्टेडी ग्रोथ, economic development has not eliminated deep seated income and regional inequalities, कि इसके बावजूद कि जो ग्रोथ हो रहे हैं, आर्थिक विकास हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक रीजनल जो इनइक्वालिटीज है उसको समाप्त नहीं किया है। जो आर्थिक जो इनकम के बेसिस पे जो असमानता है उसको खत्म नहीं किया है। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। फर्दर मोर इंस्टीट्यूशनल करप्शन, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, अब देखिए लाल फीतेशाही विद्वान है, अनइवन एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीमेंटेशन रिड्यूस द एफिकेसी ऑफ डेवलपमेंट आउटकम्स, while social division based on caste and religion continue to distort democratic governance। तो ये सारी सारी चीजें जितने भी सामाजिक समस्या विद्यमान है, तो वो सारी चीजों को के कारण एक चैलेंजेज है, उस चीज को कॉम्बैट करना पड़ेगा, तब जाकर चीजें जो है वो काफी अच्छे तरीके से इंक्लूड होगा। और रिसेंट एग्जांपल में आप दे सकते हैं, आप नारी शक्ति वंदन का एग्जांपल देख सकते हैं ना, कि मैंने इसको कैसे एसोसिएट किया है। आप बात कर सकते हैं डिजिटल इंडिया की, आप बात कर सकते हैं एसडीजी की जो यूनाइटेड नेशन का, आप बात कर सकते हैं पीएम गति शक्ति एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम का, जो इसमें आप एसोसिएट कर सके। क्या करता है वो, एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज द डेमोक्रेसी, गुड गवर्नेंस एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन आर एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। तो ये चीजें हैं। बाकी यहाँ पर जो है हम लोग कुछ क्रिटिकल एनालिसिस देकर और कंक्लूड कर देना है। कंक्लूड में वैल्यू एडिशन पॉइंट्स जरूर होने चाहिए। अमर्त्य सेन का जो डेवलपमेंट एज फ्रीडम है आप उसको मेंशन कर सकते हैं, अगर ऊपर मेंशन कर दिए तो आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडल्स जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, मेकिंग डेवलपमेंट ट्रूली पीपल सेंट्रिक, राइट, इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट हम आते हैं डिस्कस द रोल ऑफ जुडिशरी इन प्रमोटिंग डेमोक्रेसी एंड सिटीजन्स राइट, ठीक है। तो जुडिशरी जो है वो कैसे डेमोक्रेसी और सिटीजन्स राइट को कैसे प्रोटेक्ट करता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो